Please do one to question number 12. ABC were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. 5 by 10, 3 by 10, 2 by 10. ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 24,000. ध्यान रहे, ये अपीयर्ड वाली गुडविल है, वैल्यूड वाली नहीं. ये अपीयर्ड वाली गुडविल. On 1st April 2019, C retires from the firm and on the same day D is admitted. तो क्वेश्चन कैसा है सर? एडमिशन कम रिटायरमेंट, दोनों. रिटायरमेंट भी हो रही है, एडमिशन भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं. और प्रैक्टिकली सर यही होता है. एक फर्म में अगर 3 पार्टनर हैं तो डेफिनेटली तीनों में काम बटा होता है. एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाने लग जाए तो उसका काम करेगा कौन? तो तुरंत नीड होती है दूसरे पार्टनर की. फिर क्यों होता है कंपनीज में नोटिस का कल्चर? जब भी हम जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में किसी भी कंपनी में, वहाँ ये सिस्टम होता है कि जब भी आप जॉब का एग्रीमेंट बनाया जाता है स्टार्टिंग में, तो ये नोटिस में लिखा होता है एग्रीमेंट में कि जब भी आप जॉब छोड़ेंगे तो 1 महीने का या 2 महीने का नोटिस देंगे हम, उसके बाद ही जॉब छोड़ेंगे, सैलरी काट लेंगे हम. ये क्यों बोला था? इसलिए बोला जाता कि जो पर्सन जॉब कर रहा है, जो फाइल उसके हाथ में है और वो जॉब छोड़ के चला जाए तो उसके लिए दूसरा बंदा रखना पड़ेगा ना तुरंत. तो दूसरा बंदा हायर करने में टाइम लगता है, 1-2 महीने का प्रोसेस होता है. ये पर्पस होता है. इसलिए प्रैक्टिकली हमेशा जब भी रिटायरमेंट होती है तुरंत एडमिशन भी होता है. The new ratio between A B D is agreed at 2:1, 2/5, 2/5, 1/5. D brings 60,000 rupees for his share of capital, but could not bring his share of goodwill in cash. गुडविल का 1 रुपया लेकर के नहीं आया नया वाला पार्टनर. और वैल्यूड वाली जो गुडविल है वो 1 लाख रुपए है. वैल्यूड वाली गुडविल एंट्रीज मांगी हुई है. चलिए, सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ करना. मतलब एंट्री होती है इसका पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की. ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल. करेक्ट है. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. यहाँ पे ओल्ड पार्टनर दिख रहे हैं जी 3. गुडविल जो अपीयर वाली है, जो हम राइट ऑफ करने वाले हैं, वो है 24,000. फाइव इज टू 3:2. ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. पुरानी गुडविल दिख जाए तो उसको राइट ऑफ कर दो. हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में कोई भी चैप्टर आ जाए, कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी केस आ जाए, पुरानी गुडविल हमेशा राइट ऑफ होनी है. ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में AS 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स ये डिसअलाउ करता है, ये अलाउ नहीं करता कि हम सेल्फ जनरेट गुडविल को बुक्स में रखें. पार्टनरशिप एंड में लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सारी पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, सारी एसेट्स को रिवैल्यू किया जाएगा. $12,000, $7,200 और $4,800. उसके बाद सर सी पार्टनर जो जा रहा है, पहले उसका हिसाब करेंगे. मुझे बताइए सी गेनिंग पार्टनर है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? सैक्रिफाइस. रिटायर कर लिया, रिटायर वाला फॉर्म से वो तो अपना सारा शेयर वो छोड़ करके जा रहा है. मतलब उसका ओल्ड शेयर है 2/10 और न्यू शेयर है 0. घट गया शेयर उसका, वो सैक्रिफाइस कर रहा. तो सैक्रिफाइस करने के लिए सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करेक्ट होता है. टू सीज कैपिटल का. सी रिटायरमेंट ले रहा, सी सैक्रिफाइस कर रहा. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बैठाया जाता है क्रेडिट साइड. डेबिट में बिठाया जाता है गेनिंग पार्टनर को. अब गेनिंग ए है या बी है या दोनों है,
पता लगेगा, ओल्ड और न्यू के डिफरेंस है, ओल्ड और न्यू रेशियो के डिफरेंस से पता लगेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing oblique gaining ratio, calculation of sacrificing oblique gaining ratio। ऐसे डिपेंड है। न्यू रेशियो लिखा है बिटवीन एबीडी इज 2:1। सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता सैक्रिफाइसिंग गेन निकलेगा। जनरल रिटायरमेंट है तो गेन निकलता है, इन जनरल रिटायरमेंट है तो गेन निकलता है। ये 1/2 कहां से आ गया? सर 2:2 है तो देखिए एबीडी की रेशियो है 2:1। ठीक, अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो एंट्री कर रहे हैं वो रिटायरमेंट की कर रहे हैं, तो इस टाइम हमें एडमिशन को कंसीडर नहीं करना, डी को कंसीडर नहीं करना। अभी हम क्या देख रहे हैं कि एबीडी की रेशियो 2:1 है, 2:1 है, तो मुझे बताओ ना ए और बी की रेशियो कितनी है? 2:2, मतलब 1:1। ए और बी की रेशियो 1:1 है, मतलब जो पार्टनर फ्यूचर ओल्ड पास्ट में 5/10 3/10 कितना ले रहे थे, वो पार्टनर्स अब फ्यूचर में 1:1 1/2 लेंगे। वन बाई 5 आ जाए। इसका मतलब सर ए कोई भी गेन नहीं कर रहा, आप चेक भी कर सकते हो। ए का पहले शेयर कितना था? 5/10 मतलब आधा प्रॉफिट बोले जाओ, अब भी आधा लेगा। बीस कैपिटल अकाउंट है, सिर्फ बी गेन कर रहा है, सिर्फ बी को बिठा दिया डेबिट साइड। 1,00,000 रुपए पूरे फर्म की गुडविल है। सी रिटायर हो रहा है 2/10 शेयर से, 1,00,000 का 2/10 20,000 रुपए आ गए। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीएस कैपिटल अकाउंट 20,000। तो हमने पहला काम क्या करा था, पुराने को डिपार्टमेंट में हमेशा कितने पहले एंट्री चीज नहीं करते हो, इसमें एडजस्टमेंट भी नहीं करनी होती, ना कोई रेशियो निकालनी ना कुछ करना, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करनी होती इसके अंदर। तुरंत ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो, काम खत्म। पुरानी गुडविल की बात कर रहा हूं, जो नए वाली गुडविल है उसकी सैक्रिफाइसिंग गेन वाली एंट्री होती है, तो जो गेन करा तो डेबिट में बैठाओ, बी गेन करा बी को बैठा डेबिट में।
सेक्रीफाइस करो राधे क्रेडिट साइड। तीसरी एंट्री, नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लेकर के आ रहा है, उसकी एंट्री की जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट 60,000। गुडविल का पैसा लाना था, उसको लाया नहीं। अगर लाता तो उसकी एंट्री भी होती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो एंट्री इंडिकेटर कंबाइन कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट से वो देख ला, टू डीज कैपिटल अकाउंट 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000। ये मैं एग्जांपल लिखा है, कंबाइन भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा लाए। कंप्लीट हो गया, कुछ रह गया? डीज कैपिटल अकाउंट को अब हमें क्या करना है, नए पार्टनर से गुडविल का पैसा ले, उसकी एंट्री करनी है। कैपिटल अकाउंट में से काट। हाँ जी। तो डी जो पैसा देता है वो देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। डी जो पैसा देता है वो देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सर ये डी के करंट अकाउंट में से करते हैं। एंटी कंपेरिजन में डिस्कस करूंगा। डी से कितना पैसा लेना है इस पर डिस्कशन करते हैं। पूरे फर्म की गुडविल टोटल 1 लाख रुपए है और डी का शेयर जो है वो 1/5 है। ये चांस की बात है कि सी और डी का दोनों अमाउंट सेम आना, ये जरूरी है सेम आए। सी का अमाउंट निकालने के लिए हमने सी के शेयर से मल्टीप्लाई करा 2/10 और डी का अमाउंट निकालने के लिए हमने डी के शेयर से मल्टीप्लाई करा 1/5। इधर आगे अब सैक्रिफाइस ए और बी का कैसे करें? ध्यान से देखिए, ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल हो गया, समझे कॉन्सेप्ट? यहां पे देखो 3 स्टेज है। पहले ये चल रहा था 5 3 2, फिर सी चला गया और यहाँ पर डी आ गया। अब हमें यहाँ की रेशियो पता है, ये सिचुएशन है, मतलब सबसे पुरानी सिचुएशन है कि 5 3 2 है एबीसी में, उसके बाद सी चला गया तो क्या होगा ये बता रखा है ना, फिर डी आ गया उसके बाद क्या होगा ये बता रखा है, ये हमारे सामने सिचुएशन है। तो हम यहाँ पर क्या ट्रीट कर रहे हैं सर कि यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई होगी, हम ये ट्रीट कर रहे हैं कि जब ए और बी ने डिसाइड कर लिया कि जैसे सी जाएगा डी आएगा, हम दोनों अपना प्रॉफिट ड्रॉप कर रहे, इसको पढ़ के पता लग रहा है ना। तो यहीं पर न्यू रेशियो 1:1 हो गई, समझ आ रही बात? रिटायरमेंट के बाद अपन रेशियो चेंज कर सकते हैं, वो चेंज करने के बाद क्या दिख रहा है हमको 2:2:1 दिख रहा है ना। तो यहाँ पर तो सिर्फ ए और बी बैठे इस वाले पॉइंट पर, इसमें से मुझे ए और बी छाट करके यहाँ लिखना, ये काम करना, ठीक। अब इसको दो क्वेश्चन आएंगे, ये ओल्ड ये न्यू रिटायरमेंट सॉल्व कर दो, ये ओल्ड ये न्यू एडमिशन सॉल्व कर दो। तो पहले दो एंट्री हमने करी रिटायरमेंट की, ये ओल्ड और ये न्यू ऐसा ट्रीट करके तो हमने इसको सॉल्व करा, ए का 0 आया सैक्रिफाइस गेन, बी का गेन आया, बी को डेबिट उठा दिया हमने। अब मैं कर रहा हूँ एडमिशन सॉल्व, अब मैं ये ओल्ड लूंगा और ये न्यू लूंगा, ये ओल्ड है ये न्यू है,
इन दोनों का सैक्रिफाइस जो रेशियो है पहले भी बराबर थी, भी बराबर है, बराबर सैक्रिफाइस है। आप निकाल के भी देख सकते हैं ए और बी ओल्ड 1/2 1/2 न्यू 2/5 2/5 1:1 सैक्रिफाइस करता है, निकाल के देखते हैं। बाकी दिख रहा है सर ए की पहले बराबर थी, बी बराबर, तो जो भी करना सैक्रिफाइस बराबर बराबर है। वर्किंग नोट नंबर 2 डालो उसको, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो at the time of D's admission. Calculation of sacrificing ratio at the time of D's admission. और यहाँ पे लिख सकते हो calculation of gaining ratio at the time of C's retirement. और नोट नंबर 1 में calculation of gaining ratio at the time of C's retirement. तो C के रिटायरमेंट के टाइम पर डन जी, आंसर कंप्लीट हो गया। कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। हाँ, करंट अकाउंट का डाउट है, उसको डिस्कस करें। सर फोर्थ एंट्री में लिखा है डीज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ कुछ कुछ सॉल्यूशन में करंट अकाउंट लिखा होता है, कुछ कुछ सॉल्यूशन में कैपिटल अकाउंट लिखा होता है। ये टेबल में भी दोनों ही सॉल्यूशन अवेलेबल है, कभी कैपिटल लिखा है कभी करंट लिखा। तो डिस्कशन हुआ था, जब डिस्कस किया गया था, फिर रिवाइज करते हैं इसको। सर होता क्या है, यहाँ पार्टनर कैपिटल के पैसे ला रहा है, उसे बोल रहे हैं मैं गुडविल के भी ला, गुडविल कैपिटल का 60,000, गुडविल के 20,000 रुपये ला, फिलहाल नहीं है मेरे पास। लेकिन कैपिटल मोस्टली एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पर, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर मोस्टली पार्टनर्स अपनी कैपिटल रेशियो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं। इसलिए वो कहते हैं कैपिटल घटाओ या बढ़ाओ मत। अगर मेरे कैपिटल से अकाउंट से पैसा काटना है तो फिलहाल करंट अकाउंट खोलो टेम्पररी 20,000 रुपये से, जैसे ही पैसे लाऊंगा करंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये एक्शन होती है पार्टनर्स की मोस्टली केसेस में, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है इस चीज़ के लिए कि प्रॉफिट शेयर रेशियो में हो रही है कि नहीं हो रही। अगर उसने बोला हुआ है कि इनकी रेशियो कैपिटल प्रॉफिट शेयर रेशियो में की जाएगी, ये क्लियरली मेंशन है, तो आपको पक्का करंट अकाउंट ही लिखना है यहाँ पर, कैपिटल नहीं घटा सकते, कैपिटल फिक्स रखनी है। और अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन होता है, इसलिए सारे सॉल्यूशन के अंदर कुछ में कैपिटल है कुछ में करंट है। तो रिकमेंडेटरी है कैपिटल लिखे करंट लिखे, किसी में मार्क्स नहीं कटेंगे। ज़्यादातर सॉल्यूशंस में करंट अकाउंट लिखा हुआ होता है तो आप वो कर सकते हैं। तो एग्जामिनर होगा उसके सॉल्यूशन में दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए। एड्यू डोर और गेट ये 3 पार्टनर अकाउंट में 1 अप्रैल 2014 को कैपिटल अकाउंट है जी 4 लाख 3 लाख 2 लाख। उसी ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। पहले में वो ओपनिंग है, 5 में हो तो क्लोजिंग है। दे शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:2। ये ऑर्डर रेशियो हो गई। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर annum। क्वेश्चन बड़ी आसानी कर रखी है कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, हम इजीली इंटरेस्ट कैपिटल ले आ सकते हैं। ध्यान रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं, ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। सैलरी दे रखी है सर एड्यू और सॉरी डोर और गेट की 2000 रुपये महीना 3000 रुपये काटते। ध्यान रहे जब भी सैलरी लिखी हो तो उसके अमाउंट के बगल में पर मंथ लिखा है या पर क्वार्टर लिखा है या पर एनम लिखा है, बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है चीज। आगे डोर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के सैलरी मिला के गारंटेड है कम से कम 50,000 रुपये साल का लेके जाएगा डोर। अगर पैसे कम पड़े तो पैसा देगा गेट, मतलब एड्यू को गारंटी से कोई मतलब नहीं है।
एडिव ना गारंटी के पैसे लेगा ना गारंटी के पैसे देगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज अमाउंटेड टू 2 लाख, पूरे साल का प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए हुआ है और हमें बनाना है जी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। के लिए बनाया फॉर्मेट। क्रेडिट साइड छोटी, डेबिट साइड बड़ी। बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख, नेट प्रॉफिट की जगह बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले आइटम दे रखिए सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोशिश करें बोर्ड पे से नोट ना करें, खुद से कैलकुलेशन करके लिखें। इंटरेस्ट में कैपिटल आ गया जी टोटल 90,000, 40,000 एड हुआ 30,000, डोर का 20,000, गेट का टोटल 90। आप चाहे तो डायरेक्ट आउट बल्ब मिल सकते हैं 40 20 टोटल करना नहीं पड़ेगा उसके अंदर। इसके बाद है पार्टनर सैलरी कैलकुलेट करें। दोनों पार्टी सैलरी मिलाकर आ गई 36,000। अब सिर्फ गारंटी वाला पॉइंट रह गया, उसके अलावा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भूल जाते हैं गारंटी कोई चीज है, प्रॉफिट बढ़ जाता है।
नेट प्रॉफिट 2 लाख, दोनों अप्रोप्रिएशन मिलाकर हुई 1,26,000। तो इसका मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 74,000। डिविजिबल प्रॉफिट हुआ 74,000। इस 74,000 के प्रॉफिट को बांट दीजिए तीनों पार्टनर्स में। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिना गारंटी वाले पॉइंट को कंसिडर किए हुए। रेशियो है 5:3. कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। बिना गारंटी के पॉइंट को पढ़े हुए कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो एग्जाम में आपको गारंटी वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो एटलीस्ट कितना सॉल्व आप करके आए, एटलीस्ट कितना सॉल्व जरूर करके आए। एप्रोप्रिएशन सॉल्व कर लिए, प्रॉफिट पढ़ लिया। जैसे कि सर एडी को तो कोई मतलब ही नहीं गारंटी से, तो एडी का तो फाइनल ही आंसर है। एडी को तो फाइनल आंसर है, क्योंकि एडी ना गारंटी ले रहा है ना गारंटी दे रहा है। आते हैं डोर पर। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट प्लस सैलरी 50,000 होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। प्रॉफिट प्लस सैलरी 50,000, सही बोल रहा हूँ? प्लस ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट हटाकर बट सैलरी मिला, प्रॉफिट प्लस सैलरी 50,000 होना चाहिए। अभी कितना है? डोर का सैलरी है 24,000 और प्रॉफिट है 22,200, 46,200। तो 3,800 रुपये की डेफिशिएंसी दिख रही है, 3,800 रुपये की शॉर्टेज। एड डेफिशिएंसी लेस डेफिशिएंसी, माइनस कर इतना सॉल्व करने के बाद चेक भी करो, डेफिशिएंसी सेट बैठ जाएगी। डोर का सैलरी और प्रॉफिट जोड़ो, सैलरी 24, प्रॉफिट 26, 50 आ गया। तो हमने जो गारंटी थी वो सेटिस्फाई कर ली, फुलफिल कर ली। देन बढ़े आगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? एडू और गेट पार्टनर है फॉर्म में, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर 3 लाख एंड 6 लाख ऑन 1 अप्रैल 19। अगेन ये भी सब ओपनिंग कैपिटल के गिवन है। एडू एंड गेट एग्रीड टू एडमिट आशीष एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, उसने एडमिशन से हुआ। आशीष ब्रॉट 4 लाख रुपीस एज कैपिटल, नया पार्टनर 4 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है। ऑल पार्टनर्स एग्रीड टू फिक्स द कैपिटल ऑफ द फर्म एट 12 लाख। पूरे फर्म की मिलाकर कैपिटल 12 लाख रुपए हो जानी चाहिए। The necessary adjustment in their capitals is to be made by the current account. Current account से एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब पैसे हैं नहीं किसी के पास लाने के लिए और ना फर्म के पास पैसे हैं लेके जाने के लिए, मतलब फर्म से पैसे फालतू में निकाल के ले जाओ, वो भी ऑप्शन नहीं, दोनों ही ऑप्शन नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है जब करंट अकाउंट वाली। क्वेश्चन में ध्यान दें, ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी ना न्यू रेशियो दे रखी, तो वी हैव टू प्रेज्यूम इक्वल। तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की रेशियो इक्वल 1:1:1।
तो 12 लाख को बांट दीजिए 1:1:1 में, कितना आया? 4। हर एक पार्टनर की कैपिटल 4 लाख रुपए होनी चाहिए। नया पार्टनर तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शन के हिसाब से कैपिटल ला रहा है। कौन है पार्टनर? प्रोपोर्शन कर दो। तानिश बताएं जी, एडियो की कैपिटल फालतू है या कम? कम कैपिटल इसकी 3 लाख रुपए है, जबकि होनी चाहिए 4 लाख, तो कम है कैपिटल। मानो क्या करेगा? के वो एडियोस करंट अकाउंट हो, एडियोस कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है जी, बिल्कुल। देखिए ध्यान कैसा रहेगा सर, कभी करंट अकाउंट डेबिट करना होता है, कभी करंट अकाउंट क्रेडिट करना होता है, ये ध्यान कैसे रहेगा? इतनी बात समझो कि सर मुझे कैपिटल बढ़ानी है एडियो के केस में। एडियो के केस में कैपिटल है 3 लाख, होनी चाहिए 4 लाख, मुझे बढ़ानी है। तो कैपिटल बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो एडियो की कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। अब इनके पास पैसे होते तो पैसा ले आते, डेबिट में कैश अकाउंट लिख देते। उन्होंने बोला पैसे नहीं, करंट अकाउंट से लिख दो, इसलिए एडियो करंट अकाउंट डेबिट हुआ। आशीष बताएं, गेट की कैपिटल फालतू है कि कम? ज्यादा है, तो कैपिटल से घटा दें, खत्म करते हैं, कैपिटल कम करते हैं इसकी। पिछला एंट्री बताएं। गेट कैपिटल अकाउंट को गेट कर। बिल्कुल सही है। कैपिटल देखो इसकी ज्यादा है, 6 लाख रुपए कैपिटल है इसकी, होनी चाहिए 4 लाख, तो मुझे घटानी। तो हमने 11 पढ़ा था स्टार्टिंग में सर, पहली दूसरी क्लास में, कैपिटल घटानी हो तो डेबिट की जाती है। यहाँ पर हमें कैपिटल घटानी, इसे डेबिट करना है। गेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेट्स करंट अकाउंट। बड़े आ गए, कंप्लीट हो गया जी। इसमें एंट्री बची थी करंट अकाउंट की, वो तो एंट्री कर दी। तो सिस्टम में लिखा होता पास चलने एंट्रीज, ऐसा लिखा होता फुल स्टॉप, तो फिर नए पार्टनर कैपिटल लाने की एंट्री भी करते, नए पार्टनर के कैपिटल लाने की एंट्री भी करते। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया कि आपको सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ करंट अकाउंट की ही एंट्रीज करनी है, इस जगह से वही एंट्रीज करनी। तो 3 पर आ गए, पी क्यू एंड आर, ये पार्टनर है लिखा हमने। पी रिटायरमेंट लेता है कि 1 जनवरी 2016 को। On the date of retirement, first 1 lakh rupees is due to him in all. सारे एडजस्टमेंट कर दिए, गुडविल रिजर्व सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल बैलेंस 1 लाख रुपए बना। It is agreed to pay this amount in installments every year at the end of the year. हर साल ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं, मतलब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट नहीं है, मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है। प्रिपेयर करना है पी का लोन अकाउंट। अगर 3 इंस्टॉलमेंट है 30-30 हजार रुपए की, और 30 हजार रुपए में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ, मतलब 30,000 प्लस इंटरेस्ट, ऐसा नहीं करना, 30,000 रुपए देने हैं, और इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम है। जो भी बैलेंस बच गया वो चौथी इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, मतलब हर साल 30,000 रुपए दे पाएंगे, और चौथे साल में बैलेंस नहीं कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है सर अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, तो ये सर चैलेंजिंग पॉइंट हो जाता कि हमारी अकाउंटिंग ईयर की डेट अलग है और इंस्टॉलमेंट की डेट अलग है। लेजर बनाए डेट कॉलम के साथ।
फुल पेज का फॉर्मेट बनेगा, राइट साइड थोड़ी बड़ी। लाइबिलिटी एसेट्स का क्रेडिट साइड अमाउंट लिखना है, पता है क्या नाम लिखना पर बाई पीस कैपिटल अकाउंट। पीस कैपिटल। सर जो लोन है वो कैपिटल से ट्रांसफर किया जाता है, बेसिकली एंट्री होती है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस लोन अकाउंट। कैपिटल नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई और लोन नाम की लायबिलिटी चालू हो गई, इसलिए लिखा जाता है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस लोन अकाउंट 1 लाख। अब ध्यान देखिए, दो डेट आनी है, एक इंस्टॉलमेंट की डेट और एक ईयर एंड की डेट 31 मार्च वाली, 31 दिसंबर वाली। इंटरेस्ट हमें दोनों ही टाइम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमारा काम होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, यहाँ पर हमारा काम होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। दूसरा काम क्या होगा, इंस्टॉलमेंट डेट पर पेमेंट करना। ईयर एंड क्या काम होगा, सीडीबीडी करना। इंस्टॉलमेंट की डेट पर हमें दो काम करने होते हैं, इंटरेस्ट निकालो और इंस्टॉलमेंट पे करो। ईयर एंड की डेट पर हमें दो काम करने होते हैं, इंटरेस्ट निकालो और सीडीबीडी करो। तो दोनों बातें ध्यान रखें दोनों की डेट्स पर। चलिए मुझे बताइए पहले कौन सी डेट आएगी, 31 मार्च 31 मार्च 2016। तो ये ईयर एंड वाली डेट है, इसमें हमें दो काम करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और सीडीबीडी करना। बाय इंटरेस्ट अकाउंट वन लाख का 10% ये रेट और 3 मंथ का समय, 2005 जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ। हाँ जी 2500 2500। ये एंड डेट पर हमें दो काम करना है, इंटरेस्ट निकालना और सीडीबीडी कर दीजिए। आशीष कितना है बैलेंस है, 1,02,000 ठीक है 1,02,500। 1,02,500। जहां सीडी अपोजिट साइड सीडी, अब अगली डेट आएगी कौन सी बताइए, 31 दिसंबर 2016। यह है इंस्टॉलमेंट की डेट, इसमें दो काम करने हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंस्टॉलमेंट पे करना है। बाय इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट 1 लाख पे कैलकुलेट करें या 1,02,500। 1,00,000 क्यों होगी, बाय प्रिजम्पशन जो होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट होता है,
मैं अगर 1,02,000 बटा निकालूंगा तो ज़्यादा बन जाएगा। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इस बार इंटरेस्ट कितना महीने का? 9 महीने, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। इतना करने के बाद अब क्या करना? क्रॉस चेक भी करना। लोन कितना लिया था? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना था? 10%। कितना हुआ इंटरेस्ट साल का? 10,000। तो 2500 और 7,500 ऐड करके देखो 10,000 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा 3 महीने का है 2500, तो 9 महीने का ट्रिपल हुआ 7,500। ऐसे भी क्रॉस चेक करके देखा। कैलकुलेशन सर ऐसी है कि 3 से 4 नंबर लगभग हर बच्चे के कैलकुलेशन में कटते हैं। 3 से 4 नंबर कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो हमें जहां जहां हो सके क्रॉस चेक करके देखना चाहिए। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो बताइए सर। पे लोन अकाउंट टू बैंक। करेक्ट है। 31 दिसंबर 2016 इस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू बैंक अकाउंट। मैं बताता हूँ पूरी पार्टनरशिप में चॉइस है हमारे पास, कैश लिखें या बैंक लिखें। कंपनीज में सिर्फ बैंक है। कितना अमाउंट होता है? 1 लाख। कितना टोटल कितना अमाउंट आएगा बैंक के सामने, कैश के सामने? 30,000। 30,000। और इसमें इंटरेस्ट भी नहीं जोड़ना, हमको क्वेश्चन बोला हुआ है जो 30,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है। उस 30,000 की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो 2 काम करना है इंस्टॉलमेंट की रेट पर। दोनों काम कर दिया हमने, इंटरेस्ट भी निकाल दिया, इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया। इसके बाद अगले डेट पर आ जाओ। कौन सी अगली डेट? 31 मार्च 2017। ये आई ईयर एंड की डेट। इस पे हमें 2 काम करने हैं। पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कितना किस अमाउंट कैलकुलेट करें? किस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं? माना 80,000। 1 लाख रुपए का लोन था, उसमें 10,000 रुपए का इंटरेस्ट जुड़ गया, लोन बन गया 1,10,000 रुपए का। 30,000 रुपए हमने पे कर दिए, 1,10,000 माइनस 30,000 बच गया 80,000। ऐसे है टोटल 1 लाख का लोन था, उसमें 10,000 रुपए इंटरेस्ट जुड़े, पहले 2500 के साथ 500, तो लोन बन गया 1,10,000 रुपए का। 30,000 रुपए चुका दिए इसमें से, तो लोन बच गया 80,000। इसी रेट पर हमें बैलेंस सीडीपीडी भी करना है। आखिर में बैलेंस सीडी का अमाउंट बताना। सर 82,000। लॉजिकल सोचिए सर कि सर 80,000 का लोन बचा था, उस पर 2,000 रुपए का इंटरेस्ट और जुड़ गया, टोटल 1,02,000 रुपए। जितना बैलेंस सीडी में लिखा उतना ही बैलेंस बीडी में लिखा। तो ये थी ईयर एंड की डेट 31 मार्च 2017। इसमें हमें करने थे 2 काम, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और सीडीपीडी करना। इंटरेस्ट कैलकुलेट भी कर दिया 2,000 रुपए,
और सीडीपीडी भी कर दी 82,000। इसके बाद पूछना कौन सी रेट आएगी? सर 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017। यह है इंस्टॉलमेंट की डेट। इस पर हमें करना है दो काम, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंस्टॉलमेंट पे करना है। इसी में इंटरेस्ट कैलकुलेट कौन सा अमाउंट पे करूं? एटी थाउजेंड। बंदा कितना महीने का? 9 महीने। 9 महीने। 80,000 रुपये का लोन बचा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 9 महीने का समय। December 2017 टू कैश आउट। मुझे कितने पैसे दें? 30,000। सर इसमें इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर है पहले से, इसलिए हमें इंटरेस्ट और ऐड नहीं करना। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता तनिष, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन होता तो यहाँ पर कितना अमाउंट आता? मानो कितना अमाउंट होता? 38। एक्सक्लूडिंग का मतलब इंटरेस्ट में जुड़ा हुआ नहीं, जोड़ो। 30,000 प्लस 8,000 का इंटरेस्ट, दो अच्छे हैं, ठीक है। तो दो काम कर लिए इंस्टॉलमेंट रेट में, दोनों काम कर लिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट भी कर लिया, पेमेंट भी कर लिया। अब आ जाएंगे डेट पर 31 मार्च 2008 बाय इंटरेस्ट का आशी जाकर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? सर 58 को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से और टाइम पीरियड से। टाइम कितना है सोचना? 58,000 का लोन बचा था 80 का, उसमें इंटरेस्ट जोड़ा 2 + 6 8, टोटल लोन बन गया 88। टोटल लोन बन गया 88। अब 88 के लोन में से हमने इंस्टॉलमेंट कितनी चुका दी सर? चुका दी 30,000, 30,000। 88 में 30 चले गए, बच गया 58। वन फोर फाइव जीरो 1450 अमाउंट आ रहा है। ये है ईयर एंड पीरियड, दो काम करने होते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कर दिया, उसके बाद सीडीपीडी करना। इसी का टोटल होता है क्रेडिट साइड का 59,445. 59,450. टोटल पूछा था वैसे 89,450, 89,450। बैलेंस शीट आ गई 59,450।
CD के बाद ED करेंगे 1 अप्रैल ED 59450। उसके बाद आएगा सर इंस्टॉलमेंट की डेट 31 दिसंबर 2018। पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे करना है। दो काम करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंस्टॉलमेंट पे करनी है। दो काम करना है। मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करें 58,000 58,000 into 10 upon 100 into 10/100 into 9/10. into 9/10। मुझे अपनी वैल्यू बतानी है, इसके कितना है सॉल्व करेंगे। 58,000 का लोन, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, जनवरी फरवरी मार्च। अब निकाल रहे हैं 9 महीने का, अप्रैल से दिसंबर। अप्रैल से दिसंबर 4,350. 4350 4350। इंस्टॉलमेंट पे भी करनी है हमें 31 दिसंबर 2018। तानिश कितने पैसे देने हैं? 30,000। जो पहले 3 इंस्टॉलमेंट हैं वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट हैं, हमें इंटरेस्ट अलग से नहीं जोड़ना। जोड़ने के लिए बोला होता है तो एक्सक्लूडिंग का होता तो ऐड करते। दोनों काम हो गए इंस्टॉलमेंट की डेट पर। अब क्या करना है, अब आ जाते हैं ईयर एंड की डेट पर। March 31, 2019 by interest account। मानो हेल्प करने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 33,800 into 10/100 into 3/100। कैलकुलेशन क्रॉस चेक करने से कैसे आया टोटल अमाउंट है 33,800। 58,000 पहले लोन था, उसमें हमने 2 बार इंटरेस्ट जोड़ा। 58,000 इंटरेस्ट जोड़ा 2 बार, एक 1450 और एक 4350। 2 बार इंटरेस्ट जोड़ा। उसके बाद हमने 30,000 रुपए जो पे कर दिए वो घटा दिए, वो माइनस कर दिए। फिर अमाउंट आ रहा है 33,800। क्रॉस चेक करने से सेम आ रहा है। Yes, sir. कितना आया आशीष सॉल्व करके? आगे बढ़ जाए, बाकी सब सॉल्व कर चुके हैं तो खाली ना बैठे। 8450 कितना बताया? 845। 845 845 होता। ये एरिया एंड की डेट है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, सीडी बीडी करना, दो काम होते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है हमने। सीडी बीडी देख लेते हैं। ठीक है, टोटल बताएं कितना क्रेडिट साइड का? 64645। समझना सभी?
34,645 ये बैलेंस शीट बच गया। जो बैलेंस शीट में लिखा वही बैलेंस शीट में लिखें। थ्री फोर 645 इसके बाद आएगी इंस्टॉलमेंट की डेट 31 दिसंबर 2019। बाय इंटरेस्ट अकाउंट इसी का हेल्प है। 33,800 33,800 10 by 100 10 by 100 into 9 by 12 9 by 12। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लो 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च। अब इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 9 महीने का, अप्रैल से दिसंबर। वृंदा कितना अमाउंट आया? 2535 2535। टोटल इंटरेस्ट आया है 9 महीने का। ये इंस्टॉलमेंट की रेट पर इंटरेस्ट निकालना हो। दूसरा काम क्या होता है? इंस्टॉलमेंट पे करना। इंटरेस्ट निकालना हो, इंस्टॉलमेंट पे करना। खुशी कितने पैसे देने हैं? 37,180। सहमत है बाकी सर? ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, चौथी इंस्टॉलमेंट है। इसमें लिखा था जितना भी बैलेंस बचे चौथी इंस्टॉलमेंट में खत्म कर दो, पे कर दो। जितना भी बैलेंस बचे छठी इंस्टॉलमेंट में पे करके खत्म करना। बढ़े जी आगे। इस क्वेश्चन में ये चीज काम बढ़ाता है कि इंस्टॉलमेंट की डेट और ईएमआई की डेट दोनों अलग अलग हो जाए। इंटरेस्ट बाबर को दोबारा एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना पड़ता है, ये काम बढ़ जाता है, उसका ध्यान रखिए। कभी 3 महीने का इंटरेस्ट, 9 महीने का इंटरेस्ट, इसका ध्यान रखें। सीडीबीडी इंस्टॉलमेंट डेट पर नहीं करना, सिर्फ ईएमआई डेट पर करना, उसका ध्यान रखें। 16th क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पढ़ें। On 1st June 2019, Aggregate offered for subscription 50,000 equity shares of ₹100 each at a premium of 20 rupees per share। 100 रुपये का शेयर, फेस वैल्यू 20 रुपये का प्रीमियम, इश्यू प्राइस हो गया 120। आगे लिखा है एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30 + 20 मिलाकर 50 हुआ, क्योंकि प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो 30 + 20 मिलाकर 50 हुआ। और लिखा अलॉटमेंट के 2 महीने बाद 50 रुपये मंगाए। तो कौन सी इंस्टॉलमेंट हुई है? क्या नाम हुआ उसका? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 84,000 शेयर। हमने मंगाए थे 50,000, आगे 84, 34 एक्स्ट्रा आ गए, इसी को ओवर सब्सक्रिप्शन बुलाते हैं। On 1st July 2019, the directors proceeded to allot shares proportionately of these applications for 4,500 were accompanied with full amount, hence were accepted in full। 4,500 applicants ने तो सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया, तो उनको हमने फुल अलॉटमेंट दे दी, उनका प्रोपोर्शनलिटी करा। बैलेंस अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेस। बाकी बच्चों को हमने प्रोराटा बेस पर अलॉट करे हैं शेयर, मतलब कंप्लीट रिजल्ट किसी का नहीं करा।
एक्सेस अमाउंट पेड बाय द एप्लीकेंट्स वर यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा आया अलॉटमेंट एडजस्ट कर लिया, एंड कॉल मनी ड्यू, कॉल में एडजस्ट कर लिया। जनरली ऐसा होता है कि एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, उससे ज्यादा बच जाए तो रिफंड कर देते हैं। बट कुछ ने बोला होगा अगर बच रहा हो तो कॉल करके एडजस्ट कर लो। One of the applicants to whom 300 shares were allotted proportionately, मतलब ये फुल अलॉटमेंट वाला केस नहीं है, proportionately वाला केस है। उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का तो दिया, एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, कॉल का नहीं दिया। उसके शेयर में फॉरफिट कर लिए 30 नवंबर को और बाद में रीइश्यू भी कर दिए 130 के रेट से। इस क्वेश्चन में डेट्स भी मेंशन है, तो हमें डेट्स का भी ध्यान रखना है फॉर्मेट में। शुरू हो जाए। फर्स्ट जून 2019 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड मेंशन है, तो कैपिटल जहां जहां लिखेंगे हम उससे पहले इक्विटी और शेयर ये दोनों वर्ड जरूर मेंशन करना है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाले में ऑप्शनल होता है, ऑप्शन इसीलिए क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट है, कुछ दिन के बाद क्लोज हो जाना है। पहले एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन आएंगे सर 84,000 कितना पैसा दे सकेंगे एप्लीकेशन पे 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कंप्लीट हुआ। कुछ शेयर होल्डर्स ने एक्स्ट्रा पैसा भी दिया है एप्लीकेशन पर, उसी में तो आएगा। फर्स्ट एंट्री हम किस चीज की कर रहे हैं सर? एक्चुअल पैसा जितना मिला ये उस चीज की एंट्री। तो एक्चुअल पैसा 4500 एप्लीकेशन पे ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला? प्लस 4500। बताओ 120 करूं या 100 करूं या कुछ और करूं? 100 100। सर इन्होंने लिखा हुआ साफ साफ कि पूरा पैसा दे दिया, एप्लीकेशन का भी, अलॉटमेंट का भी, कॉल का भी। उस हिसाब से सर 120 आना चाहिए। 100 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये 4500 लोग इसमें भी तो जुड़े हुए हैं। 84,000 एप्लीकेशंस पे 20 रुपए आ गए, तो 84,000 में वो 4500 वाले लोग भी तो आ गए। ठीक है, जो हमने प्लस करके लिख रहे हैं 45 इनटू में 100, वो कौन सा लिख रहे हैं? जो फालतू वाला पैसा आ रहा है। 84,000 में तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है 20 रुपया उन 4500 लोगों का जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने अलग से लिखा है। पर ऐसा नहीं कि प्रीमियम की वजह से हटाया हमने इसको, प्रीमियम की वजह से नहीं हटाया। डाउट है सर? मैंने जो लिखा है 4500 इनटू में 120 प्लस 79,500 इनटू में 20। सही, सेम आंसर आना। क्लियर हो गई बात? पढ़े आगे। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट पे तो बाद में चर्चा करेंगे। बताइए एंट्री सही है या कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है? टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रीमियम कहाँ है? टू कॉल्स इन एडवांस। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हम नहीं मंगाते। मान लीजिए किसी एप्लीकेशन पे फर्स्ट कॉल का सिंगल बस दे दिया, तो कॉल से कॉल
ऑन फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल शेयर सेकंड कॉल अकाउंट खोल के नहीं बैठ जाएंगे। एडवांस पैसा आ गया, कॉल एडवांस अकाउंट बना ही इसीलिए, कॉल ऑन एडवांस अकाउंट की टर्म बनी ही इसीलिए है ना कि कॉल का पैसा एडवांस में आ गया। ठीक है, तो कॉल ऑन का एडवांस में आया, लेकिन सर फिर आपने ऑर्डर अकाउंट लिख दिया। यहां से देखो अलॉटमेंट का पैसा एडवांस आया, उसके तो मैं अलॉटमेंट लिख रहा हूं, उसके तो मैं कॉल एडवांस नहीं लिख रहा, लेकिन फर्स्ट कॉल का एडवांस आ गया उसके लिए मैं फर्स्ट कॉल नहीं लिख रहा, कॉल एडवांस लिख रहा हूं। उल्टा कर रहा हूं, समझ पा रहे हो? मैं पहले कंफ्यूजन बता रहा हूं कि है क्या, फिर बताऊंगा आंसर। कंफ्यूजन क्या है कि देखो कि एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट का आ गया तो मैं अलॉटमेंट पर लिख रहा हूं, तो फर्स्ट कॉल पर नहीं लिख रहा। एडवांस पैसा फर्स्ट कॉल का आ गया तो फर्स्ट कॉल नहीं लिख रहा, कॉल एडवांस लिख रहा हूं। ये अलग अलग काम कर रहा हूं। उसके पीछे वजह है कि सर जिस दिन शेयर अलॉट किए जाते हैं उसी दिन अलॉटमेंट मनी मंगाई जाती है, तो कॉस्ट एडवांस अकाउंट में नया ओपन क्यों करूं? ये तो मुझे अकाउंट खोलना ही अगले दिन। फर्स्ट कॉल अगले ही दिन नहीं मंगानी होती, अगर अगले ही दिन मंगाना होता तो मैं कॉल रखता ही हूं, ऐसा अलॉटमेंट करके मंगा लेता। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो होती है जनरली कई मंथ्स के बाद की जाती है, तो इसलिए उसका अकाउंट पहले ही खोला जाता है एडवांस में पड़ बोलेंगे। मतलब समझ लो जिसने भाई 31 मई को जून का रेंट दे दिया तो थोड़ा एडवांस बोलेगा उसको, अगले दिन आना ही होगा, है ना? जिसने 31 मई को अगस्त का रेंट दे दिया उसको एडवांस बोलेगा ना। तो एडवांस वर्ड सिर्फ कॉल के इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो कई महीने बाद होगी, अलॉटमेंट अगले दिन होनी है, इसलिए तो एडवांस नहीं बोल रहे। ये लॉजिक है इसके पीछे। क्वेश्चन बोला कि सर 1 जुलाई को डायरेक्टर ने प्रोसीड करा है शेयर अलॉट करने का प्रोसेस, तो सेकंड एंट्री की जो डेट हो गई वो हुई 1 जुलाई 19। नरेशन में ध्यान के एग्जाम में स्किप नहीं करनी। फर्स्ट एंट्री में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकंड एंट्री में बीइंग शेयर्स इशूड या फिर बीइंग शेयर्स अलॉटेड। बीइंग शेयर्स इशूड या फिर बीइंग शेयर्स अलॉटेड। अब चर्चा करते हैं अमाउंट का। तो एप्लीकेशन अकाउंट का अगेन सिंपल सा रूल है, जितने से आप करो क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से ही आप करो डेबिट नेक्स्ट एंट्री में। शेयर कैपिटल अमाउंट में सिंपल सा रूल है, जितने शेयर हम इशू कर रहे हैं ना वही आने हैं शेयर कैपिटल। हमने 50,000 शेयर इशू करने हैं तो 50,000 ही आने हैं शेयर कैपिटल में। ट्राइगेटी कैलकुलेट करें, अलॉटमेंट पे कितना, कॉस्ट एडवांस पे कितना, टोटल एप्लीकेंट से 84,000, 4500 वालों को अलग करो और बाकी बच गए 17,000 को अलग करो। इनकम शेयर कितना अलॉट करें बताइए? इन लोगों को कितने शेयर अलॉट करें बताइए? टोटल शेयर कितने अलॉट कर रहे हैं? 50,000। इनको कितना कर चुके हैं? 4500। इनको कितना करेंगे? टोटल शेयर अलॉट करने हैं 50,000, इसमें से हम अलॉट कर चुके हैं ऑलरेडी 4500 पहली वाली कैटेगरी वाले लोगों को, फुल अलॉटमेंट वाले लोगों को, तो बाकी बच गए 45,500। इतने के एक्सेप्ट हुए हैं, तो रिजेक्ट कितने हुए हैं? 34,000। बाकी एक्सेप्ट में रिजेक्ट में 34,000। इतना पैसा जाएगा अलॉटमेंट का,
जितने शेयर कम दिए हमने वो तो बस एक्स्ट्रा बचा 34,000 इंटू में 20, इतना पैसा एक्स्ट्रा बचा जो कि अलॉटमेंट पे ट्रांसफर किया जा रहा है, अलॉटमेंट पे शिफ्ट किया जा रहा है। इन पे आ जाते हैं। फोर्टी फाइव में टोटल शेयर है, इनकी अप्लाइड भी यही, इनके अलॉटमेंट भी यही, रिजेक्टेड जीरो है क्योंकि फुल अलॉटमेंट दी गई है तो इनके रिजेक्टेड जीरो हैं, जितने अप्लाइड हैं उतने ही अलॉटेड हैं। तो इनका ये वाला पैसा जाएगा जी शेयर अलॉटमेंट में और ये वाला पैसा जाएगा कॉल में। कॉल के 50 रुपए कॉल में जाएंगे, अलॉटमेंट 50 अलॉटमेंट में जाएंगे। अलॉटमेंट में गए अलॉटमेंट का पैसा पूरा 50 और कॉल में गया कॉल का पैसा। तो इस क्वेश्चन में एक आसान काम कर रखा है, बहुत आसान काम क्या कर रखा है कि जिसका शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं उसने कॉल पर नहीं दिया, अलॉटमेंट पे दिया पूरा पैसा। तो ऐसे केस में फॉरफीचर की एंट्री करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि सिर्फ कॉल के पैसे पेंडिंग है, सारे पैसे तो प्रपोर्शनल यूज करना है, कोई वर्किंग नोट बनाना है, कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना। ये काम आसान कर रखा है। क्यों आसान कर रखा है क्वेश्चन में? क्योंकि ये वाला काम कॉम्प्लिकेट कर दिया। इस क्वेश्चन में फॉरफीचर की एंट्री आसान करके सेकंड वाली एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर दी कि बच्चों को एप्लीकेशन में कंफ्यूज कर दो, एक्स्ट्रा पैसा आया, फुल अलॉटमेंट, एडवांस पैसा आ गया वगैरह वगैरह। ध्यान से देख लीजिए कैलकुलेशंस वगैरह कैसे कैसे स्टेप्स हो रहे हैं। कंपनी ने 2013 जब आया उससे डिस्काउंट हटाया तो उस टाइम ये भी एक्सपेक्टेड था कि इंस्टॉलमेंट के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में सर ये बेकार है, मतलब 12th के बच्चों के 2 महीने खराब किए जाते हैं इस चीज में। प्रैक्टिकल लाइफ में इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में एक एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन टू कैपिटल, खत्म हो। प्रैक्टिकल लाइफ में इंस्टॉलमेंट होती ही नहीं है, ना अलॉटमेंट की, ना फर्स्ट कॉल की, ना सेकंड कॉल की। जो मैंने आपको दिखाया दिया आईपीओ वाला कॉन्सेप्ट दिखाया था वो यही तो है। कंपनी पहले बार शेयर इशू करती है, आईपीओ कहते हैं उसको। तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के टाइम पे सारा पैसा तुरंत देना होता है और उस टाइम एप्लीकेशन टाइम सारा एक्स्ट्रा पैसा रखते भी नहीं हो लोग, तो रिफंड का चक्कर भी नहीं होता। जिसको अलॉट करना है उसी का पैसा रखेंगे बस, तो टू बैंक भी नहीं होता। जब हटाएंगे सिलेबस देखा है। इतना करने के बाद आपको टोटल अमाउंट चेक करना है, डेबिट साइड का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करो, क्रेडिट साइड के और चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं। कई बार ये अमाउंट लिख के बच्चा आगे बढ़ जाता है एंट्री पर, टाइम खास होता, टाइम खराब होगा तो चेक करूंगा तो चेक गलत आ रहा है, यही कोई ना कोई मिस्टेक है। इसको लाइट लेना है, टोटल चेक करें डेबिट इक्वल आ रहा है कि नहीं। टोटल कितना आ रहा है डेबिट साइड का बताइए। 21,30,000। 21,30,000। अलॉटमेंट वाले में 9,05,000। 9,05,000। कॉल से एडवांस 2,25,000। टोटल डेबिट क्रेडिट पर आना चाहिए डेफिनेटली। अब कौन सी एंट्री की बारी है बताइए। कोई प्रोफेसर बोल रहा है, फर्स्ट कॉल बोल रहा है, अलॉटमेंट की एंट्री तो करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी को यहाँ पे लिखना है आपको सेकंड एंट्री में। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 50,000 शेयर से पैसा मंगाना है हमको, तो सभी को 50,000 से मल्टीप्लाई। टोटल पैसा मंगाना है 50, शेयर कैपिटल में 30, प्रीमियम में 20। फर्स्ट जुलाई के बाद डेट सीधा फॉरफ्यूचर की है, उसके बीच में हम कोई डेट मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन कॉल में लिखा हुआ था कि 2 महीने बाद कॉल करेंगे, तो 2 महीने बाद की डेट आ जाएगी। अब एंट्री करने से कॉल अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री तो नॉर्मली यहाँ पर इस एंट्री में हमें बनाना पड़ जाता है वर्किंग नोट, कितने शेयर अप्लाई करे, कितने अलॉट हुए, कितने रिजेक्ट हुए, एक्सेस मनी कितनी है, कितने एडजस्ट हुए एक्सेस मनी के, वगैरह वगैरह। 2 अपना बनाना कर हमें मेहनत करनी पड़ती है इस एंट्री में कॉल्स एंड एरियर्स की। तो वो काम इस क्वेश्चन में हटा रखा है, कम कर रखा है, आसान कर रखा है, क्योंकि सेकेंड एंट्री में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन डाल दी गई है एक्सेस मनी। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है सर 25 लाख रुपए से, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है 9,05,000 से। तो अब क्रेडिट होना चाहिए 15,95,000, 15,95,000 क्रेडिट होना चाहिए। अब एंट्री करनी है कॉल का पैसा मंगाने की एंट्री। 1 जुलाई में 2 महीने जोड़ दो, फर्स्ट जुलाई सर उसमें भी एंट्री में कॉर्डिनेटर्स है, कोऑर्डिनेट्स हैं अलॉटमेंट का, देखो नहीं अब ये तो डिस्कस कर रहा था मैं, आगे आगे बढ़े अच्छी बात है, लेकिन काम खुले रखे। नॉर्मली फोर्थ एंट्री में कॉल्स एंड एरियर्स होता है, वही कॉम्प्लिकेट करता है, एक्सेस मनी का चक्कर आता है। इस क्वेश्चन में यही चीज आसान कर रखी है कि अलॉटमेंट पे एरियर है ही नहीं। 1 सितंबर पे हम मंगा रहे हैं जी कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी कॉल का पैसा मंगाने के लिए 50,000 इंटू में 50, 50,000 शेयर हैं, सभी के 50 रुपये मंगाना है।
एंट्री बताएंगे, पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सही। इस एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स भी आएगा क्योंकि एक नालायक है, उसने पैसा नहीं दिए। इस एंट्री में कॉल्स इन एडवांस भी आएगा क्योंकि एक नालायक है, उसने एडवांस पैसा दे दिया। नालायक को इसलिए क्योंकि अकाउंट में काम बढ़ा दिया, पर टाइम पर दो, एडवांस ना लेट, तो अकाउंटेंट को इजी रहता है। जो पैसा ना दे उसका हिसाब लिखना पड़ता है, अकाउंटेंट को ही काम बढ़ जाता है। तो एडवांस पैसा दे दे उसका हिसाब लिखना पड़ता है, उसका काम बढ़ जाता है। तो अकाउंटेंट को ये चाहता है ना कोई एडवांस है ना कोई लेट है, टाइम पर, ताकि अकाउंट ही ना बनाना पड़े। सबसे वर्स्ट कॉस्ट होती है सर अकाउंट्स की कॉस्ट। किसी भी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे जितना भी पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, और कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता उससे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा महंगा हो रहा, एडवर्टाइजमेंट हो रही, कुछ नहीं होता उससे। हर इंसान हर अपना पैसा टाइम पर दे सभी को, तो अकाउंट्स बनाने ही ना पड़े, अकाउंट्स का काम आधा है, कॉस्टिंग कम हो जाए। कौन सा एडवांस है? जितने से आपने क्रेडिट किया था उतने से ही डेबिट कीजिए, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा। एडवांस पैसा आया हुआ था 4500 एप्लीकेंट्स का 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्रेडिट किया था हमने सेकेंड एंट्री में। अब डेबिट कर रहे हैं उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए। 16 में जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, वन ऑफ द एप्लीकेंट्स टू whom 300 शेयर्स वर अलॉटेड। तो 300 शेयर अप्लाइड वाले हैं कि अलॉट वाले हैं? अलॉट वाले। हालांकि एप्लीकेंट वर्ड लिखा हुआ है, इस लाइन से हम ये समझते हैं कि सर अप्लाइड वाले हैं। एक क्वेश्चन में क्लियर कर दिया शेयर अलॉटेड, ये बात क्लियर कर दी, तो शेयर अलॉट वाले। तो 300 शेयर पे 50 रुपए नहीं है कॉस्ट एवरेज में, 300 × 50, 300 शेयर पर 50 रुपए नहीं है, ये बन गया कॉस्ट एवरेज। $4500 शेयर्स वालों ने पहले पैसा दे दिया, 300 वालों ने नहीं दिया, मतलब 4800 वालों से पैसा कम आया है। $50,000 में से 4500 वालों ने पहले दे दी, 300 वालों ने दी, तो मैंने 4800 घटा दिया 50,000 में से, ये बचा 45,200। इसका मतलब 45,200 इतने एप्लीकेंट्स वालों ने पैसा जमा कराया। 45,200 इतने एप्लीकेंट्स वालों ने पैसा जमा कराया कॉल पर। नेक्स्ट एंट्री शेयर ऑफिसर की एंट्री, इसकी डेट दे रखी 30 नवंबर 2019। वृंदा बताइए प्रीमियम डेबिट करना है कि नहीं? नहीं करना। प्रीमियम डेबिट का होता है सर जब पैसा मंगाया हो और ना आया, कॉल्ड एंड अनपेड, कॉल्ड एंड अनपेड, तब प्रीमियम डेबिट होता है। इसमें प्रीमियम पेड है क्योंकि अलॉटमेंट में पैसा आ गया। टू शेयर ऑफिसर का टू कॉल से नहीं कर सकता,
टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं साहब? 300। शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप से जितना पैसा मंगाया हो। कितने पैसे मंगाए जा चुके हैं इस क्वेश्चन में? पूरे 100 रुपए। ये अमाउंट आता है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। और इसमें एस का रूल है सर, जितने से डेबिट करा उतने से ही क्रेडिट करें। और इसमें एस का रूल है, जितने से डेबिट करा उतने से ही क्रेडिट करें। 50 से डेबिट किया था 50 से क्रेडिट करा। तो मंगाए 50 नहीं आए तो आए कितने? 50। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट है 30। शेयर फॉरफिचर में जो अमाउंट आता है वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम आता है। तो फॉरफिचर की एंट्री में कौन सा ऐसा अमाउंट है जो इंक्लूडिंग प्रीमियम आता है? कॉल से नहीं है, वो इंक्लूडिंग प्रीमियम आता है और एक्सक्लूडिंग प्रीमियम आता है। इसके बाद रेशियो करने हैं 130 का। बैंक अकाउंट है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फॉरवर्ड इशू के एंट्री की सर्विस में बेकार रखी हुई, सारा पैसा एडवांस मंगा लेते हैं। एप्लीकेशन बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा तो मतलब ही नहीं फॉरफीचर हो जाए, मतलब ही नहीं फॉर्स एरियर्स हो जाए, मतलब ही नहीं फॉर्स एडवांस हो जाए। सारे शेयर इशू कर दिए थे 300, सभी को 300 से मल्टीप्लाई। वन 130 में इशू करा है, इशू प्राइस 130, फेस वैल्यू 100, मतलब प्रीमियम 30। प्रीमियम 30। नेक्स्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जितना अमाउंट फॉरफिट किया था सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में डाल दो, क्योंकि डिस्काउंट है नहीं इस बार। जितना अमाउंट फॉरफिट किया 300 इंटू में 50, 15,000 रुपए, वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में। क्योंकि इस बार हम जितने शेयर फॉरफिट करे सारा का सारा कैपिटल रिजर्व बन जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट है नहीं इशू जो माइनस होगा। बढ़ जाएंगे आगे। क्वेश्चन में नया क्या सीखा सर? एप्लीकेशन पर एडवांस आ गया पैसा, पीजी नहीं सीखी इस क्वेश्चन। चलिए 17 बार आ गया। पी क्यू आर पार्टनर है फर्म में 5:2 की रेशियो में। क्यू रिटायर होता है फर्म से। पी और आर ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस बांटेंगे तो 3:5 की रेशियो में। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ क्यू डेटर और प्रोविजन का बैलेंस दिया होगा 76,000, 8,000, 6,000 के बैड डेट हो जाते हैं। 5% का प्रोविजन क्रिएट होना चाहिए। लैंड्रीज करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ट्राई करें। फॉर्मेट बनाना है रिवैल्यूएशन का, बैलेंस शीट का, एक्स्ट्रा का छोटा सा ही बनाना है और हेडिंग में डालना ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट।
ये होती है सर बैड डेट्स की एंट्री। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट है 6,000 रुपये, लॉस हो गया बैड डेट के नाम का, क्या नाम कह सकता हूं, ये दो चीजें। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 6,000। जो भी अभी हमने अकाउंट ओपन करा बैड डेट के नाम का, वो अकाउंट क्लोज करेंगे प्रोविजन वाले अकाउंट से, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट का पर्पस यही है सर, वो बना ही इसीलिए था कि एक्चुअल बैड डेट हो जाएंगे तो पैसे यहाँ से निकाल लिए जाएंगे। ये अकाउंट क्रिएट होने का पर्पस ही है। बताइए पहली दो एंट्री करने के बाद प्रोविजन कितना बचा? 2,000। प्रोविजन टोटल 8,000 था, इस एंट्री के बाद 6,000 कम हो गया, प्रोविजन बच गया 2,000। प्रोविजन होना कितना चाहिए ये जानने के लिए बैलेंस शीट में जानते हैं। डेटर्स 76,000 माइनस बैड डेट्स 6,000, तो इसके बाद डेटर बच गए 70,000। प्रोविजन क्वेश्चन कहता है कि 5% चाहिए हमको, तो 70,000 का 5% 3,500। 70,000 का 5% 3,500। हमें प्रोविजन चाहिए 3,500। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री के बाद टोटल प्रोविजन 8,000 था, 6,000 कम हो गया, प्रोविजन कितना बच गया 2,000। हमें कितना चाहिए 3,500 टोटल चाहिए है 2,000, तो कितना क्रिएट करें 1,500 प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट होगा 1,500। कहां से पैसा मांगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,500। क्वेश्चन सारे ऐसे ही रखे हैं जो बोर्ड लेवल के हैं, क्योंकि अब हमारा काम ये नहीं है कि एक क्वेश्चन रिवाइज करना, इतना टाइम नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करना ये टाइम। क्वेश्चन चैप्टर जो आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भूला वाला वो चैप्टर आपको रिवाइज करना है जाके, जिसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है वो चैप्टर आप फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर सकते हो रिवाइज करना। प्रायोरिटीज बांटना ये सीखना है। पहले एंट्री बैक टू होने की, दूसरी एंट्री प्रोविजन से बैक टू को राइट ऑफ करने की, तीसरी एंट्री अगर हमें और प्रोविजन चाहिए तो वो क्रिएट करना। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री करी हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। दोनों के ब्रैकेट में आपको एक्सट्रैक्ट लिखना है, बैलेंस शीट में भी और रिवैल्यूएशन में भी। डाउट को यहाँ तक चलिए इतना करते हैं, 10 मिनट बचे होंगे, इसमें रिवाइज कर लीजिए, बैठ तो डाउट से तो पूछ लीजिए।
बेटा स्टार्ट करते हैं।